आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में लेसन 3, जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास की राजनीति का मतलब है जिसका अर्थ है कि नियोजन का मतलब होता है डेवलपमेंट, प्लानिंग। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग और विकास का मतलब होता है, इसमें हम देखते हैं तो डेवलपमेंट। भाई डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए प्लानिंग किस प्रकार से ज़रूरी है, ये उस दौर में बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत महत्वपूर्ण था जब हम आज़ाद हुए थे। आज इसके बारे में, प्लानिंग के बारे में आज के समय में बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये एक ऐसी विचारधारा थी जो पुरानी हो चुकी है, नियोजन जो है वो पुराना विचारधारा हो चुका है। लेकिन जब हम आज़ाद हुए थे तो उस वक्त यह एक बहुत पॉपुलर विचारधारा थी कि विकास के लिए नियोजन बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक दो उदाहरण इन्होंने दिया है, यहाँ राउरकेला का या जैसे भी उड़ीसा में दिया है, किस प्रकार से विकास की बात करें, किसके विकास की बात करें। तो उसमें एक समस्या ये भी आती है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ये काम केंद्र का है, केंद्र सरकार करे, लोगों से भी संबंधित है, क्योंकि विकास करेंगे तो लोगों को भी ज़रूरत पड़ेगी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की। राजनीतिक टकराव भी इसमें हो जाते हैं, कई बार इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कि राजनीति भी टकराव करती है। तो ये इस पैरे में एक दो पहलू इसके बारे में बताया गया है कि जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो किन किन लोगों से जुड़ी है या किन किन पक्षों से जुड़ी है। विकास की जो धारणा है वो किन किन पक्षों के साथ जुड़ी हुई है, इस बारे में यहाँ एक बात बताई गई इस पहले पैरे में। तो हम इससे आगे बात करते हैं। यहाँ देखिए तो इसमें यहाँ इससे पहले एक दो विचारधारा समझने की हमें बात है, जैसे वामपंथी और दक्षिणपंथी। वामपंथी और दक्षिणपंथी जो है, ये राजनीति में एक बात कही जाती है कि आप किस विचारधारा के आदमी हैं, दक्षिणपंथी हैं या वामपंथी हैं या मध्य मार्गी हैं। अगर मैं बात करूं, ये दक्षिणपंथी हैं, ये वामपंथी हैं। कुछ लोग यहाँ भी खड़े हैं जो इसके दोनों के बीच का रास्ता अपनाते हैं, जिनको आप मध्य मार्गी कहते हैं। ठीक है, तो ना वो दक्षिणपंथी हैं ना वो वामपंथी हैं, बीच का रास्ता अपना लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि दक्षिणपंथी और वामपंथी क्या है। तो ये एक राजनीतिक विचारधारा है, किससे संबंधित? सामाजिक बदलाव से संबंधित। राजनीतिक विचारधारा है सामाजिक बदलाव से संबंधित, कि आप समाज का जो बदलाव है वो किस प्रकार से, किस तरह से लेके आना चाहते हैं, यहाँ पर ये बात की गई है। अमूमन वामपंथी उन लोगों को कहा जाता है जो गरीब, पिछड़े वर्ग, इनकी तरफदारी करते हैं, इनके डेवलपमेंट की तरफदारी करते हैं। वामपंथी हम उनको कहते हैं जो गरीब की, पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, उनके विकास की बात करते हैं और सारी जिम्मेदारी, कहते हैं कि इनके विकास की सारी जिम्मेदारी सरकार की है, सरकारी नीतियों की है। तो उनको हम वामपंथी कह देते हैं। दक्षिणपंथी उन लोगों को कहा जाता है जो खुली प्रतिस्पर्धा, बाजार, मूलक अर्थव्यवस्था, इन दो शब्दों, खुली प्रतिस्पर्धा का मतलब ये है कि जिस आदमी में अगर कुछ करने का जज्बा है, वो खुद काम करके अपना विकास कर सकता है, इसमें सरकार कुछ नहीं करेगी या सरकार उसका कोई सहायता नहीं करेगी। तो इस प्रकार की बात उसमें कहते हैं। बाजार, मूलक अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी जिसको हम कह देते हैं, जैसे पूंजीवाद में होता है। ठीक है, ये दो जो दक्षिणपंथी है वो कहीं ना कहीं पूंजीवाद से रिलेटेड और वामपंथी जो है वो समाजवाद से। वैसे इनका कोई ज़्यादा सा संबंध नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए वामपंथी लोगों की अक्सर कही जाती है कि ये समाजवादी विचारधारा से संबंधित होते हैं और दक्षिणपंथी की अक्सर कही जाती है कि ये पूंजीवादी विचारधारा से प्रभावित होते हैं। तो जब हम आज़ाद हुए, हमारे सामने यही दो समस्याएं थी कि भारत के विकास के लिए हमें किस रास्ते को अपनाना है, कौन सी विकास की बात हमने करनी है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे विकास की धारणाएं। तो विकास की धारणाओं में हम बात करते हैं कि भाई भारत जब आज़ाद हुआ तो उसको उस वक्त किन धारणाओं को अपनाना चाहिए था, किन बातों को अपनाना चाहिए था।
किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास एक विज़न होता है, एक सोच होती है, तो इस विज़न और सोच पर ही सहमति हमें उस वक्त करनी थी। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास विकास के कौन से दो विज़न हैं। पहला हमारे पास विकास का विज़न है समाजवादी, और सेकंड हमारे पास विज़न है पूंजीवादी। अब हमें ये तय करना था कि हमें समाजवादी मॉडल चाहिए या पूंजीवादी मॉडल चाहिए विकास के लिए। तो इस बात पर कोई सहमति बन पा रही थी। कोई लोग कह रहे थे कि हमें वामपंथी सोच के साथ जाना चाहिए, कुछ दक्षिणपंथी सोच के साथ जाना चाहिए, ऐसा कह रहे थे। अब सरकार का रोल आता है कि सरकार किस प्रकार इन सब में तालमेल बिठाकर अपना निर्णय लेती है। जब भी विकास की बात आती है तो हम पश्चिम के देशों की तरफ देखिए, जब हम बात करते हैं कि विकास क्या है दुनिया में, जब भी बात आएगी कि विकास कहाँ हुआ है, डेवलपमेंट कहाँ हुई है, तो हम उदाहरण देते हैं पश्चिम के देशों का, यूरोप के देशों का, और कहते हैं कि जैसा उन्होंने विकास किया है वैसा ही विकास हमारे यहाँ भी होना चाहिए। उनका जो विकास है हम उसको तीन बातों में समझ सकते हैं। अगर हम पश्चिमी विकास को समझें, पश्चिमी विकास की अगर हम बात करें तो उनको हम लगभग हम तीन तरह से उनको समझ सकते हैं। पहला है वैज्ञानिक तर्क, दूसरा इसमें है भौतिक प्रगति, जिसको हम कहते हैं कि वहाँ इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन गई, सड़क बन गई, इस प्रकार से। और तीसरा कहते हैं आर्थिक समृद्धि। तीसरा हम कहेंगे आर्थिक समृद्धि। जो पश्चिम का विकास है अगर हम उसको देखें तो इन तीन बातों में हम उनको देखते हैं। उनके जो विकास के मायने हैं वो कहते हैं कि एक तार्किक सोच होनी चाहिए, वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए, भौतिक प्रगति वहाँ पर हमें दिखती है, गाड़ियाँ दिखती हैं और अच्छी सड़कें हमें दिखती हैं, अच्छा विकास हमें वहाँ दिखता है, और एक आर्थिक रूप से वो लोग हमारे से ज़्यादा समृद्ध हैं। इसलिए अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा जो विकास है वो उनके जैसा विकास होना चाहिए। अब भारत की जब बात आती है तो हमारे पास दो मॉडल उस वक्त थे। जैसे पहला उदारवादी पूंजीवादी मॉडल था जो यूरोप के अधिकतर देशों ने अपनाया हुआ था, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका यही मॉडल अपनाकर विश्व की एक बड़ी ताकत बन गया था। दूसरा मॉडल समाजवादी मॉडल था जो सोवियत संघ ने अपनाया हुआ था, और सोवियत संघ ने भी समाजवादी मॉडल की शुरुआत में बड़ी अच्छी तरक्की इन्होंने की थी। तो आप इस बातों को देखते हुए देखते हैं कि इन दोनों मॉडलों के आधार पर हम देखते हैं उस दौर में 1945 से लेके 1990 तक इन दोनों मॉडलों के दौर में इन दोनों मॉडलों ने एक एक महान शक्ति को पैदा किया। पूंजीवादी मॉडल ने अमेरिका को पैदा कर दिया और समाजवादी मॉडल ने सोवियत संघ को, जिसको आज हम रूस भी कहते हैं, उसको पैदा कर दिया था। तो इस प्रकार से दोनों मॉडल उस वक्त पॉपुलर थे। तो आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही यह सहमति बनेगी कि नेताओं की इस पसंद से यही सहमति प्रतिबंधित हो रही थी। हमने इसमें क्या बात कही कि आज़ादी, जब हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे तो उसी वक्त हमारे पास एक बात दिमाग में साफ बैठ गई थी कि हमें किन लोगों के लिए काम करना है, हमें किस अपनी आज़ादी जो हमें चाहिए वो किस आधार पर चाहिए। एक बात उनके बिल्कुल साफ बैठ गई थी आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही। उन्होंने कहा कि हमें गरीबी मिटाने, सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण का जो काम है वो मुख्य जो जिम्मा वो सरकार का होगा। कहने का मतलब ये है हम गरीबों के हक की बात करेंगे, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं और इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा उस वक्त ही हो गया था। और ग्रामीण क्षेत्र पर और कृषि क्षेत्र का विकास हम ज़्यादा करेंगे। तो आप इस हमारे नेताओं की आज़ादी के दौरान ही जो विचारधारा बन गई थी, तो आप इसको किस कैटेगरी में रखते हैं? दक्षिणपंथी में रखेंगे या वामपंथी में रखेंगे?
जो हमारी उस वक्त विचारधारा बनी, हम किस और अपनी विचारधारा का झुकाव देखते हैं, तो आप देखेंगे कि उस वक्त के नेता भी गरीब और किसान की बात कर रहे थे, मजदूरों की बात कर रहे थे। तो उस वक्त हमारा झुकाव जो था वो वामपंथी विचारधारा की तरफ ज़्यादा था। इसके बाद बात आ जाती है कि हमने विकास का एक मॉडल तो देख लिया। हमारे उस वक्त विकास के मॉडल में समाजवाद का ज़्यादा असर दिखता है, और इसमें समाजवाद की बात करें तो वामपंथी विचारधारा भी कहीं न कहीं हमें बढ़ी हुई नज़र आती है उस वक्त के हमारे नेताओं के विचार से, और उस वक्त के नेताओं के जो विकास के मॉडल थे। तो अब हम बात करते हैं कि हमने जब नियोजित विकास की राजनीति को अपनाया, जब हमने नियोजित विकास की राजनीति को अपनाया था, तो उस वक्त हमें इसके लिए कुछ योजनाओं की ज़रूरत पड़ती थी। तो हमारा सबसे पहले बात आ जाती है कि हमने इसके लिए संविधान में एक योजना आयोग का गठन किया। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई। इसका पहला जो अध्यक्ष था, इसके जो फर्स्ट अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे उस वक्त के पीएम थे, पंडित नेहरू जो हमारे उस वक्त के प्रधानमंत्री थे। उपाध्यक्ष इसके उस वक्त जो बने थे वो गुलजारी लाल नंदा थे, उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा इसके बने थे। और इसमें मुख्य काम इसका नीति जो ये हमारा योजना आयोग था जो 1950 में बना था, इसका मुख्य काम यही था कि हमारे जो नियोजित विकास की राजनीति हमने अपनाई थी और विकास के लिए हमने जो पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की थी, उनको किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, उनको किस प्रकार से आगे लेके जाना, उसकी प्लानिंग करना, तो इसका मुख्य काम था। तो अभी इसका नाम बदलकर हमने 2015 में इसका नाम बदलकर हमने इसको नीति आयोग बना दिया, और इसके कुछ काम भी हमने इसको जो अलग अलग से काम दे दिए। अब इसके जो अध्यक्ष हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जो उपाध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार हैं, उपाध्यक्ष इसके राजीव कुमार हैं। और एक इसके सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको हम कहते हैं, सीईओ हैं, वो है अमिताभ कांत, इसके सीईओ है अमिताभ कांत। तो ये एक योजना आयोग के बारे में आपको थोड़ी सी मैंने डिटेल बताई। अब बात आ जाती है कि नियोजन, प्लानिंग किस प्रकार से हम करते हैं। देखिए, विकास का जो काम है वो प्राइवेट हाथों में न देकर सरकार स्वयं करेगी। पहली बात जो हमने इस दौरान देखी कि सरकार की जिम्मेदारी हमने, सरकार विकास स्वयं करेगी। हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो विकास की जिम्मेदारी हम प्राइवेट आदमियों को देते, प्राइवेटाइजेशन कर दें, या फिर सरकार खुद करे। तो सरकार ने कहा कि इस विकास के जो कार्य हैं, लोगों की जो डेवलपमेंट के काम हैं, उनकी देखभाल के काम है, वो हम खुद करेंगे। विकास इस नियोजन में, प्लानिंग में हमने दूसरी बात देखी कि जो विकास है वो योजनाबद्ध तरीके से होगा। विकास जो हम योजनाबद्ध तरीके से करेंगे, ठीक है। तो तीसरी बात हम देखते हैं, ऐसा हमने क्यों सोचा, क्योंकि 1930 और 40 के बीच विश्व में एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई थी, और इस आर्थिक मंदी में उन आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा जो पूंजीवादी मॉडल था उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था, और समाजवादी मॉडल को इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। इसलिए हमने विकास के जो थे योजनाबद्ध तरीके से करने का हमने इसमें बीड़ा उठाया था। इसमें बात आ जाती है कि हमारे देश के कुछ बहुत महत्वपूर्ण उद्योगपतियों ने 1944 में
8 बड़े औद्योगिक घरानों ने मिलकर एक प्लान बनाया जिसको हम बॉम्बे प्लान कहते हैं। एक प्लान इन्होंने बनाया जिसको हम बॉम्बे प्लान कहते हैं। इस बॉम्बे प्लान का मतलब ही यही था कि हम किस प्रकार से अपने विकास के मॉडल को समाजवादी के साथ साथ पूंजीवादी मॉडल भी इसमें हम कुछ ऐड कर सकते हैं, जिससे विकास को ज़्यादा रफ्तार मिलेगी, ज़्यादा मजबूती से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस बीच शुरुआती कदम हमने लिए, तो हमने पंचवर्षीय योजनाएं, आपने नाम भी सुना होगा पंचवर्षीय योजनाओं का। पाँच साल के लिए योजनाएं बनानी शुरू की। जैसे शुरू में हम 5 साल देखेंगे, फिर अगले 5 साल, फिर अगले 5 साल, उनमें हमने टारगेट रखे अपने छोटे छोटे। तो जैसे हम बात करें, हमारी पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली और तीसरी 1961 से 1967 तक, 66 तक। इस बीच कुछ चीज़ें बदल गई थी, तो लेकिन पहली हमारी 3 पंचवर्षीय योजनाएं इस प्रकार से चली थी। तो हमारे जो पहली पंचवर्षीय योजना यहाँ पर आ जाती है, ये इसमें यही बात बताई गई है कि हमने पंचवर्षीय योजनाएं किस प्रकार से देखी। तो पहली पंचवर्षीय योजना अगर हम बात करें, ये 1951 से 1956 तक चली थी। और इसके जो विशेषज्ञ थे, जिन एक्सपर्ट आदमी ने इस को प्लान किया था, इस योजना को पूरा ड्राफ्ट किया था, वो थे के.एन. राज। वो एक विशेषज्ञ थे जिन्होंने इसको प्लान किया था। इसके मुख्य जो बिंदु थे, पहला था गरीबी मिटाओ, हमें लोगों की गरीबी पर ज़्यादा ध्यान देना है, जो इसके उद्देश्य थे। दूसरा उद्देश्य इसका कृषि क्षेत्र का विकास, और इसका तीसरा था कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बांध बनाए जाएं, बांध व सिंचाई परियोजनाएं। इसके ये 3 इसमें मुख्य उद्देश्य हमने इसके देखे। और एक इसका मुख्य उद्देश्य, इसमें एक बात और आ जाती है कि लोगों की राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जाए, लोगों की व्यक्तिगत आय में वृद्धि की जाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इसका मुख्य 3 या 4 हम इसको कह सकते हैं कि इसके मुख्य उद्देश्य थे। इसी प्रकार से दूसरी योजना आ जाती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1956 से शुरू हो जाती है और 1961 तक चलती है, 5 साल के लिए। इसमें हमने ज़्यादा जोर दिया औद्योगिक विकास पर। और इस योजना के जो मुख्य धर्ता थे, वो एक महान अर्थशास्त्री थे, वैज्ञानिक थे, P.C. महालनोबिस। ये एक बहुत एक्सपर्ट आदमी थे। उन्होंने कहा कि हमें खेती बाड़ी के साथ साथ अपने उद्योगों पर भी, अपने मूलभूत ढांचे पर भी बहुत जोर देना होगा। तो इस योजना में इन्होंने बात करी ज़्यादा उद्योग की। तो इसमें हम देखते हैं इस योजना की जो सबसे पहली कोशिश थी, ये देखिए, पहली कोशिश थी तेज़ गति से संरचनात्मक बदलाव करना। संरचनात्मक मतलब हमें अपनी जो अर्थव्यवस्था थी, अपनी जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, ताकि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनमें किए गए कामों को अच्छे तरीके से लागू किया जा सके। और दूसरी थी निवेश और बचत को बढ़ावा देना, जिससे हम और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकें बड़े उद्योगों में, जैसे बिजली में, रेलवे में, मशीनरी में, इस्पात में, संचार में। तो ये एक इसका मुख्य कारण था। अगला इसमें देखिए कुछ समस्याएं आई, जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। प्रौद्योगिकी को हम इंग्लिश में कहते हैं टेक्नोलॉजी, तो आपको इसमें आसानी से समझ आएगा। हमारे पास ज़्यादा सी टेक्नोलॉजी उन दिनों में नहीं थी, तो इस प्रकार की हमारे सामने समस्याएं। और कृषि के क्षेत्र में भी हमारे पास कोई ज़्यादा सी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी। अभी भी हम मज़दूरों से काम करवा रहे थे, और खेती में बैलों के साथ हम खेती कर रहे थे। ज़्यादा से लोगों के पास ट्रैक्टर नहीं थे, इसलिए कृषि से भी हमें कोई ज़्यादा लाभ 5 से 10 सालों में
नहीं मिला। तो इसके साथ हम बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की। तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें हमने जोर दिया, ये देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना, उसमें हम कह सकते हैं कि हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक जोर इस बात पर दिया कि कृषि के साथ साथ हम उद्योगों पर भी काम करेंगे, बढ़ा चढ़ाकर इसको आगे लेके जाएंगे। तो इस बीच तीसरी पंचवर्षीय योजना आते आते हमारे पास कुछ विचारधारा में ही कुछ मुख्य विवाद आने शुरू हो गए थे। और वो विवाद किस तरह के थे? वो विवाद थे कि हम योजना में कृषि को बढ़ावा दें या उद्योग को, योजनाबद्ध तरीके से हम सरकारी तंत्र को बढ़ावा दें या निजी तंत्र मतलब प्राइवेटाइजेशन को। तो इस प्रकार के कुछ मुद्दे हमारे सामने आ गए थे। तो इसमें देखिए पहला जो विवाद था वो यही बना कि कृषि बनाम उद्योग, कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कृषि पर ज़्यादा ध्यान दें या उद्योगों पर ज़्यादा ध्यान दें। तो इस तरह की बातें आई, लेकिन दोनों चीज़ें हमें करनी बहुत ज़रूरी थी। कृषि के बिना भी हम काम नहीं चला सकते थे और उद्योग के बिना भी हम काम नहीं चला सकते थे। तो ये हमें दोनों के दोनों बातों पर सामंजस्य स्थापित करके चलने की ज़रूरत थी। और एक था कि निजी क्षेत्र को ज़्यादा तवज्जो दी जाए या सार्वजनिक क्षेत्र को, निजी मतलब प्राइवेट को और सार्वजनिक मतलब सरकारी को। यहाँ भी एक बहुत बड़ी बात, यहाँ भी दोनों के बीच हमें एक तालमेल बना के चलना था। और इस समस्या के समाधान में हमने एक चीज़ बहुत अच्छी जो थी वो ढूंढ ली थी, और वो हमने ढूंढा कि हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया। हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल धीरे धीरे करके अपनाना शुरू कर दिया कि हम कुछ अच्छी चीज़ें समाजवादी मॉडल की ले लेंगे और कुछ अच्छी चीज़ें पूंजीवादी मॉडल की ले लेंगे। और इन दोनों को मिलाकर भारत ने पहली बार दुनिया के सामने एक ऑप्शन रखा कि विकास के मॉडल में यह भी एक ऑप्शन आपके पास हो सकता है जो आपकी विकास की धारणा को बहुत आगे ले जा सकता है। तो हमने दुनिया को मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल दे दिया था। तो अब इसमें बात हम आगे करते हैं कि हम इसके मुख्य परिणाम क्या हुए। मुख्य परिणामों में इसमें बात आ जाती है कि हमारे देश में बुनियादी तौर पर कई बदलाव उस वक्त देखे गए। जैसे कृषि के क्षेत्र में हमने बहुत बड़े बदलाव किए। जो हीराकुंड भाखड़ा नंगल बांध है वो दुनिया का उस वक्त का सबसे बड़ी परियोजना थी। भाखड़ा नंगल बांध जो हिमाचल प्रदेश में है वो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी बांध परियोजना, तो सिंचाई परियोजनाओं में थी। और एक हीराकुंड बांध की परियोजना उस वक्त चली थी, वो भी एक बहुत बड़ी बांध परियोजना थी। और इसमें जैसे हम बात करते हैं टाटा की, टाटा उद्योग जो है उसी वक्त पनपा था और देश का सबसे बड़ा मूलभूत उद्योग भी उस वक्त यही था। देखो भाखड़ा और हीराकुंड बांध परियोजनाएं चलाई सरकार ने, और टाटा वो एक निजी व्यक्ति था, मतलब प्राइवेट। इस बीच जैसे मैंने बात कही आपको कि प्राइवेटाइजेशन भी जरूरी था और हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। तो उसमें देखो दोनों यहाँ उदाहरण दिए गए। सरकार का काम देखो व्यवस्था बनाना था, भाखड़ा नंगल और हीराकुंड जैसी बहुत बड़ी परियोजनाएं चलाई जिससे किसानों को बहुत लाभ हुआ। और उस तरफ दूसरी तरफ उद्योगों को स्थापित करने में टाटा ने बहुत बड़ा सहयोग किया और बहुत बड़ी इसकी उन दिनों में देश की अर्थव्यवस्था को आज भी एक बहुत बड़ी भागीदारी है टाटा की। एक इसमें उस वक्त बड़ा बदलाव हुआ भूमि सुधार। हमारे यहाँ पहले बहुत बड़े बड़े जमींदार थे, लेकिन बाद में छोटे छोटे टुकड़ों को और लोगों को वो ज़मीनें बांट दी गई ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो खेती पर निर्भर थे, जमींदारी प्रथा को समाप्त करके जो खेती पर लोग निर्भर थे उनको ज़मीन दे दी गई, जिसका आप अपने बुजुर्गों से भी कई बार हवाला सुनते हैं कि वहाँ पर ज़मीन की अदला बदली हुई थी, जिसको आम तौर पर अपने यहाँ चकबंदी भी कह देते हैं। चकबंदी जिसको हम कह देते हैं, इसमें क्या था कि जिन लोगों के छोटे छोटे खेत कई जगह बटे हुए थे उन सारे खेतों को मिला के एक बना दिया गया था।
ताकि किसान ट्रैक्टर खरीद सके, एक पानी के लिए कोई साधन उसके पास नहीं है तो बोरवेल कर सके, कुआं खोद सके। अब इतने मान लो किसी किसान की 1 एकड़ ज़मीन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है, एक यहाँ है, अलग अलग होगी, और यहाँ पर उसको अगर 4 एकड़ इकट्ठी दे दी जाए तो वो पानी का भी प्रबंध कर सकता है, खेती बाड़ी के लिए ट्रैक्टर भी खरीद सकता है और उसको फसल भी ज़्यादा होगी। तो भूमि में सुधार भी उस वक्त किए गए, जिसका परिणाम हमने बाद में देखा और बहुत अच्छे रिजल्ट इसके आए थे। इस बीच हमारे पास 1960 में एक खाद्य संकट की स्थिति पैदा हो गई थी। जैसे हम तीसरी परियोजना की बात करते हैं, हमने पहली और दूसरी परियोजना में खेती पर ज़्यादा फोकस किया था और तीसरी परियोजना आते आते हमने खेती को कम तवज्जो देनी शुरू कर दी थी और फिर उसमें कुछ प्राकृतिक आपदा भी आई, जैसे बिहार में अकाल पड़ गया था, बारिश नहीं हुई, कई जगह फ्लड आ गए, तो इस तरह की चीज़ें आ गई थी। तो इन सब समस्याओं से निपटने के लिए भारत ने एक और कदम उठाया जिसको हम हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति का मतलब है खेती बाड़ी में एक क्रांति लेके आना, खेती बाड़ी में नई तकनीकों का, जैसे उन्नत बीज का प्रयोग करके, खाद का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाना, तो उसको हम हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति जो है पानी की जो व्यवस्था थी खेती के लिए वो हमने शुरू में कर ली थी बांधों के माध्यम से और इस तरह से। तो अब बात थी कि हम अच्छी पैदावार के लिए बेहतर क्वालिटी के बीज प्रयोग करें, अच्छा खाद हम प्रयोग करें, तो भारत के लिए महत्वपूर्ण होगा हमारी जनता का पेट भरना। तो उस वक्त हरित क्रांति हमारे सामने एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे देश में था और जिसका लाभ किसानों को हुआ। हरित क्रांति का मुख्य जो केंद्र बिंदु था वो उत्तर भारत था और 2 फसलों पर इसमें फोकस किया गया था, गेहूं और दूसरी थी चावल, जिसको आप धान भी कह देते हैं। ये 2 फसलें बहुत इसमें पैदावार इन 2 फसलों की बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और आज भी हम देखते हैं कि पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा पैदावार इसमें बढ़ी हुई।